दुनिया के ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां अभी भी किसी इंसान का राज नहीं है और महत्वाकांक्षा से लबरेज कोई भी इंसान वहां जाकर कब्जा जमा सकता है। तो पेश हैं दुनिया के 10 ऐसे इलाके जहां आप सचमुच राज कर सकते हैं। नंबर 10, मैरी बर्ड आइलैंड। क्या आपने कभी बड़े से किंगडम पर राज करने का सपना देखा है? तो मैरी बर्ड आइलैंड आपके लिए एकदम सही रहेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा इलाका है जिस पर अभी भी किसी का राज नहीं है। ये बेहद सस्ता है और यहाँ एकदम आसानी से पहुंचा जा सकता है। बस किसी की इसे खरीदने भर की देर है। लेकिन अभी से सपने देखने से पहले जरा सोच लीजिए, ग्रीनलैंड जितना बड़ा एक इलाका आखिर खाली क्यों पड़ा हुआ है? ये टापू अंटार्कटिका के सबसे सुदूर इलाके में स्थित है, जहां तापमान 0 से भी ऊपर कभी कभार ही जाता है। ये इलाका पथरीले बंजर पहाड़ों से ढका हुआ है, जो कि बर्फ की 4 किलोमीटर मोटी चादर तले दबा रहता है। रॉस शेल्फ और रॉस सी के बीच स्थित मैरी बर्ड आइलैंड की खोज अमेरिकी नौसेना के कमांडर रिचर्ड ई बर्ड ने 1929 में एक फ्लाइट के दौरान की थी और उन्होंने इसका नाम अपनी बीवी के नाम पर रखा। और ये इतने दूर दराज इलाके में स्थित है कि अंटार्कटिका में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी देश ने अब तक इस पर दावा नहीं किया है। हालांकि 2001 में ट्रेविस मैक हेनरी नाम के एक आदमी ने ऐसी कोशिश जरूर की थी। हेनरी ने टापू का नाम प्रोटेक्टोरेट ऑफ वेस्ट आर्कटिक रखते हुए अंटार्कटिक संधि के सभी सदस्यों को इसकी सूचना देने के लिए उन सभी के नाम खत भी लिखा, पर एक भी खत का जवाब नहीं आया। सो ये इलाका आज भी खाली है। जबरदस्त ठंड अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो जाकर कब्जा जमा लीजिए। नंबर 9, लाइबरलैंड। अप्रैल 2015 में चेकोस्लोवाकिया के विटजेडिका को क्रोएशिया और सर्बिया के बीच 75 स्क्वायर किलोमीटर का एक वीरान जंगल मिला, जो दोनों ही देशों के अधिकार क्षेत्र से बाहर का था। बस फिर क्या था, उन्होंने खुद को वहां का राष्ट्रपति घोषित करते हुए कहा कि वे एक ऐसे देश की स्थापना करना चाहते हैं जहां मेहनती लोग सरकार द्वारा लगाई गई बंदिशों और टैक्सेस तले दबे बगैर फल फूल सकते हैं। वाह भाई, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। पर अगले ही महीने क्रोएशिया ने लाइबरलैंड तक पहुंचने का रास्ता ब्लॉक कर दिया और वहां जाने की कोशिश करने वालों को पकड़कर जेल भेजना शुरू कर दिया। फिर मई 2016 में कानून आया जिसके तहत लाइबरलैंड में घुसना एक जुर्म करार दिया गया। तभी से दोनों देशों के बीच कानूनी विवाद चलता आ रहा है, जिसका अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। बहुत से लोग दावा करते हैं कि विटजेडिका ने केवल मशहूर होने के लिए इस देश की कहानी गढ़ी थी, पर पहले ही साल उन्हें नागरिकता की 20,000 से ज्यादा रिक्वेस्ट प्राप्त हुई। इस नन्हे से देश का आदर्श वाक्य है, जियो और जीने दो, और विट दुनिया भर में घूमकर इसका प्रचार प्रसार करते हैं। हाल ही में यहाँ की अर्थव्यवस्था बिटकॉइन पर शिफ्ट हो गई है, पर क्रोएशिया प्रशासन आज भी लाइबरलैंड में घुसने की कोशिश करने वालों को पकड़कर उनका अभियोजन करता रहता है। नंबर 8, द लेगुअन आइल्स। अगर आपको ग्रैंड ड्यूकी ऑफ लेगुअन आइल्स पर राज करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा? आप अपनी खुद की बैंक नोट्स, झंडा और यहाँ तक कि राष्ट्रीय चिन्ह भी जारी कर सकते हैं। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना? पर हकीकत में इससे कहीं ज्यादा वो शानदार है। लेगुअन आइल्स में 3 टापू हैं जो इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ शहर की बे प्रिंस झील में स्थित हैं। इस झील और टापुओं का इतिहास 1194 तक जाता है और तब से लेकर अब तक इसके मालिक कई बार बदल चुके हैं। 1912 में पोर्ट्समाउथ शहर ने इसको खरीदा, जिसके बाद ये एक सार्वजनिक पार्क बन गया। 2005 में लुइस स्टीफन्स नाम के एक शख्स ने पाया कि झील में स्थित 3 छोटे टापू सेल एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने शहर के अधिकारियों से संपर्क साधा और खुद को ग्रैंड ड्यूक ऑफ लेगुअन आइल्स घोषित करते हुए तीनों टापुओं पर दावा ठोक दिया। लुइस ने अपना खुद का राष्ट्रीय चिन्ह और झंडा और यहाँ तक की करेंसी नोट्स भी जारी किए, पर लगता है कि अब वो लेगुअन आइल्स पे राज करते करते ऊब चुके हैं, क्योंकि खोजबीन से पता चला है कि इन टापुओं पर आजकल किसी का दावा नहीं है। मौका सही है, क्यों ना आप ही यहाँ पर जाकर कब्जा कर ले। बस पोर्ट्समाउथ जाइए, किराए पर नाव लेकर या फिर तैरकर लेगुअन आइल्स पहुंच जाइए और गाड़ दीजिए अपना झंडा। बस बन गया आपका खुद का देश। नंबर 7, अदर वर्ल्ड किंगडम। पूर्वी चेकोस्लोवाकिया में स्थित 16वीं शताब्दी की एक जेल के इर्द गिर्द 7.5 एकड़ में बसे किसी रेडीमेड किंगडम पे राज करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? अपने खुद के पासपोर्ट, पुलिस अदालत, करेंसी, राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान वाले इस किंगडम को आप 8 मिलियन यूरो में खरीद सकते हैं। पर एक छोटी सी अड़चन है, खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र बताने वाले अदर वर्ल्ड किंगडम को दुनिया के बाकी देश महज एक प्राइवेट बिजनेस से ज्यादा कुछ भी नहीं मानते। इसके बावजूद ये किंगडम चेक राज्य को कोई भी टैक्स नहीं देता, उल्टा यहाँ आने वाले विदेशियों पर टैक्स लगाकर कमाई करता है। शुरुआत में इस तरह के सेक्सुअल शौक रखने वाले लोगों की ये आरामगाह के तौर पर बनाया गया था, जिस पर क्वीन पैट्रिशिया प्रथम राज किया करती थी। वो खुद को वहाँ का निरंकुश शासक और सर्वोच्च प्रशासक मानती थी। करीब 10 साल तक चालू रहने के बाद इस रिजॉर्ट को बंद करके कोई बढ़िया सा होटल खोलने के लिए सेल पर लगा दिया गया। आपके बादशाह बनने का रास्ता तो साफ है भाई, क्योंकि इसे अभी तक किसी ने खरीदा नहीं है। नंबर 6, एलिसा क्रेग। अगर आप बादशाह नहीं बन सकते तो क्या हुआ, लॉर्ड ऑफ द आइल्स ही बन जाइए। कीमत महज 1.5 मिलियन पाउंड।
जी हाँ, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के बीचों बीच स्थित 1100 फीट ऊंचे 220 एकड़ के ज्वालामुखी द्वीप की बस इतनी सी कीमत है। आप इस आइलैंड को खरीद तो सकते हैं, पर कई सालों से वीरान पड़े रहने की वजह से एकदम बीहड़ और बंजर हो गया है ये। आपको किसने रोका है भाई? आप एक शिप लीजिए और जाकर कब्जा कर लीजिए। हाँ, ये बात अलग है कि आप वहाँ रहने वाले अकेले इंसान होंगे, पर हुआ क्या? कौन सा आपको अपना राज बचाने के लिए कोई जंग लड़नी है? क्योंकि टापू के मौजूदा मालिक आर्किबाल्ड कैनेडी तो 2015 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस टापू पर एक 16वीं शताब्दी के हवेली का खंडर, एक कॉटेज, एक लाइट हाउस और एक गैनेट चिड़ियों के 36,000 प्रजनन करने वाले जोड़े रहते हैं, जो दुनिया में गैनेट्स का सबसे बड़ा समूह है। पर इस आइलैंड को खरीदने का मूड बनाने से पहले एक बात जरूर ध्यान में रखना, यहाँ पर जरा भी कंस्ट्रक्शन या बदलाव करने से पहले आपको रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स की अनुमति लेनी होगी। टापू पर स्थित पत्थर की खदानों से आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ बेशकीमती माने जाने वाली ग्रेनाइट की 3 किस्में, रेड हून ग्रेनाइट, कॉमन ग्रीन ग्रेनाइट और ब्लू हून ग्रेनाइट एक साथ पाई जाती हैं। यहाँ से पत्थरों की खुदाई करने का अधिकार फिलहाल केस कर्लिंग के नाम की एक कंपनी के पास है, पर इसके नए मालिक होने के तौर पे आप जब चाहे नए नियम बना सकते हैं। नंबर 5, चांद। अगर आपके पास पैसा, टेक्निकल नॉलेज और अपना खुद का रॉकेट हो तो आप जब चाहे चांद पे जाकर राज कर सकते हैं। 1967 की आउटर स्पेस संधि के तहत कोई भी देश चांद पे दावा नहीं कर सकता, पर यह संधि इंडिविजुअल्स या व्यक्तियों के बारे में कुछ नहीं कहती। पर चांद पे दावा करने से पहले आपको डेनिस एम होप नाम के एक अमेरिकी शख्स से कानूनी दावपेच में उलझना होगा। डेनिस ने 1980 में यूएन को एक पत्र लिखकर चांद समेत 8 दूसरे प्लैनेट्स पर मालिकाना दावा किया था। अपने पत्र में उन्होंने ये भी लिखा कि अगर कोई उनके दावे से सहमत ना हो तो वापस संपर्क करें। यूएन ने आज तक लिखित रूप से डेनिस के दावे पर आपत्ति नहीं जताई है। सो इस तरह चांद उनकी मिल्कियत हो गया। अब तक डेनिस चांद पे जमीन खरीदने की कीमत समझने वालों को 611 मिलियन वर्ग एकड़ जमीन बेच चुके हैं। एक ट्रांजैक्शन की कीमत $20 के रेट से देखा जाए तो ये बंदा सिर्फ रंग बिरंगी बातों और फैंसी सर्टिफिकेट के बल पे अच्छे खासे पैसे कमा रहा है भाई। वैसे अंतरिक्ष में अभी भी बहुत सारी खाली जगह पड़ी है, क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही ट्राई करें। यूएन को एक खत लिखकर दावा ठोक दीजिए और अगर वे लिखित में आपत्ति दर्ज ना कराएं तो जमीन के प्लॉट्स बेचना शुरू कर दीजिए। नंबर 4, अखजीव लैंड। अगर आपको दिलचस्प इतिहास, मेडिटेरेनियन सी के खूबसूरत नजारों और खुशनुमा मौसम वाले जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर राज करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। अखजीव लैंड नाम का ये सूक्ष्म देश पहले मछुआरों का एक गांव हुआ करता था, जो कि 1948 के अरब इजरायली युद्ध के दौरान वीरान हो गया। 1952 में अली अवीवी नाम का एक रिटायर्ड फौजी यहाँ आकर खाली पड़े मकानों में रहने लगा। 1970 में इजरायली सरकार ने उन घरों को ध्वस्त करने का प्रयास किया, जिसके विरोध में अली ने अखजीव लैंड नाम के एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की, जिसका अलग झंडा, राष्ट्रगान, एक हॉस्टल और एक म्यूजियम भी था। सरकार ने इस हरकत से खफा होकर अली को गिरफ्तार कर लिया, पर बाद में एक जज ने उन्हें ये कहते हुए रिहा कर दिया कि बिना इजाजत एक नए राष्ट्र की स्थापना करने का जुर्म किसी कानून में लिखा नहीं है। सरकार ने अली से समझौता करते हुए जमीन 99 साल के लिए उसके नाम लीज पर कर दी। बस फिर क्या था, अली ने जीवन भर के लिए खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इजरायली सरकार ने अखजीव लैंड के लीगल स्टेट्स पे फैसला नहीं किया, फिर भी वहाँ की टूरिज्म मिनिस्ट्री अखजीव लैंड को खूब प्रमोट करती है। 2018 में अली अवीवी की मौत होने की वजह से अखजीव लैंड का फ्यूचर अभी कुछ तय नहीं है। उनकी पत्नी उम्मीद करती हैं कि ये उनके पति के लिए एक परमानेंट ट्रिब्यूट होगा। उनकी माने तो अली दुनिया के बेस्ट प्रेसिडेंट थे, तो अपना प्रपोजल भेज दीजिए इजरायली सरकार को, क्या पता वो अखजीव लैंड आपके नाम कर दे। नंबर 3, द प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड। अगर आप राज करने के लिए जमीन नहीं खरीद सकते तो क्यों ना उस पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया जाए। प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड के संक्षिप्त इतिहास में इस पर 3 बार आक्रमण किया जा चुका है। सफोल्क के तट से 13 किलोमीटर दूर सागर में स्थित ये प्रिंसिपैलिटी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए एक सी फोर्ट पे बसी है। 1960 के दशक की शुरुआत में रॉय बेट्स को अवैध रूप से प्रसारण करने का दोषी पाया गया था, जिसके बाद वे अपने रेडियो का संचालन यहाँ से करने लगे। जब 1967 के प्रसारण अधिनियम के तहत पायरेट रेडियो को अवैध घोषित कर दिया गया, तो रॉय ने इस फोर्ट को स्वतंत्र घोषित करके इसका नाम द प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड रख दिया। वे अपना रेडियो दोबारा शुरू नहीं कर सके, क्योंकि उनका ज्यादातर वक्त अपने छोटे से राज्य को चलाने में निकल जाता था, और एक बार तो उन्हें एक विरोधी रेडियो दल के आक्रमण से भी अपने राज्य की रक्षा करनी पड़ी। सीलैंड की दूसरी लड़ाई 1978 में हुई, जब प्राइम मिनिस्टर फॉर लाइफ का खिताब खरीदने वाले एक जर्मन बिजनेसमैन ने यहाँ आक्रमण करके रॉय को बंधक बना लिया। बेट्स का बेटा प्रिंस रॉय पहले सेना में मेजर था। प्रिंस ने हमला किया और उस बिजनेसमैन के वकील को बंधक बनाकर तख्ता पलट का अंत कर दिया। अंत में जर्मन राजनयिकों ने हस्तक्षेप करके पूरे मामले को सुलझाया। ये प्रिंसिपैलिटी टाइटल्स, स्टैंप, सिक्के वगैरह बेचकर और एक इंटरनेट होस्टिंग सर्विस की मदद से पैसे कमाती है। इसकी खुद की एक वेबसाइट और एक न्यूज़पेपर भी है। 2012 में बेट्स की मृत्यु हो गई और उनकी गद्दी प्राप्त हुई सफोल्क में रहने वाले उनके बेटे माइकल को। बस आपको कब्जा जमाने का इरादा भर करना है और द
प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड आपकी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ रक्षा करने के लिए कोई भी नहीं रहता। नंबर 2, साउथ सेंटिनल आइलैंड। बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच स्थित किसी ट्रॉपिकल आइलैंड पे राज करना कैसा रहेगा? सफेद बीचेस, लहलहाते हुए नारियल के पेड़, नीला पानी और घने जंगलों से ढका हुआ सुंदर कोरल आइलैंड। साउथ सेंटिनल आइलैंड का प्रशासन भारत सरकार चलाती है, पर वो इस टापू पर दावा नहीं करती। यानी थ्योरी के हिसाब से आप वहाँ जाकर अपना कब्जा जमा सकते हैं, पर इसमें एक झोल है। इस टापू के पड़ोस वाले टापू नॉर्थ सेंटिनल पर रहने वाले सेंटिनलीज आदिवासी बेहद आक्रामक हैं। इन आदिवासियों का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग ना के बराबर है। ये जनजाति पाषाण कालीन जीवन जीती है और बाहरी दुनिया से इस कदर परहेज करती है कि टापू पर जाने वाले बाहरी लोग अक्सर जान से हाथ धो बैठते हैं। कई मौतें होने के कारण 1996 में भारत सरकार ने यहाँ बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने हत्या करने वालों पर मुकदमा नहीं चलाया, क्योंकि सेंटिनलीज जनजाति को संप्रभु माना जाता है और वे अवैध रूप से अपने टापू पर आने वाले लोगों को मौत की सजा देने का पूरा अधिकार रखते हैं। ऐसे खतरनाक पड़ोसियों वाले टापू पर भला कौन राज करना चाहेगा भाई? नंबर 1, बीर तवील। मिस्र और सूडान के बीच स्थित 800 वर्ग मील का रेगिस्तानी क्षेत्र बीर तावील इन दोनों देशों की जमीनी झगड़ों के चलते नक्शों से पूरी तरीके से ओझल हो गया। पूरी तरह से नहीं, क्योंकि मिस्र के नक्शों में इसे सूडान का हिस्सा बताया जाता है और सूडान के नक्शे कहते हैं कि ये मिस्र का हिस्सा है। इस स्थिति के चलते ये इलाका टेरा नलियस बन गया है, यानी एक ऐसी जमीन जो किसी की मिल्कियत ना हो। साल दर साल इस इलाके पर बहुत से लोगों ने दावा किया, पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि जेरेमिया हीटर नाम के एक अमेरिकन का जेरेमिया ने अपनी बेटी एमिली को सचमुच की राजकुमारी बनाने के लिए ऐसा किया था। पर इतना केयरिंग पिता होने के लिए उनकी प्रशंसा नहीं, बल्कि किसी दूसरे देश पर कब्जा जमाने की मंशा रखने के लिए जमकर भर्त्सना की गई। फिलहाल जमीन के इस हिस्से पर किसी का दावा नहीं है, पर यहाँ राज करने का सपना देखने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। बीर तावील एकदम बंजर रेगिस्तानी बीहड़ है, जहाँ जीवन बिताना बेहद मुश्किल काम है। वहाँ जरा भी आबादी नहीं है और ना ही ये समुद्र तट पे स्थित है और ना ही यहाँ पीने लायक पानी उपलब्ध है। शायद इसीलिए कोई भी जमीन पर दावा नहीं करना चाहता। तो अगर आपको सचमुच का राज करना होता तो आप इनमें से किस इलाके पर बादशाही करना पसंद करेंगे और क्यों? नीचे कमेंट्स में हमको जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।